ओके सर, चलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, भूल जाता हूँ इवनिंग मॉर्निंग भूल जाता हूँ, इसलिए मैं गुड बोल के थोड़ा सोच लिया कि इवनिंग बोलूँ कि मॉर्निंग बोलूँ। अच्छा ठीक है, तो क्या पढ़ना है सर? जीएसटी। जीएसटी में हम लोग क्या बात कर रहे थे बोलो तो, याद है सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ सर, याद है आप लोगों को? काफ़ी सारा क्वेश्चंस भी किए, केस स्टडीज भी डिस्कशंस किए लास्ट क्लास में। एंड किस तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाता है ये भी बोले। मटेरियल भी मतलब शेयर कर दिया ना सर? इसका जो नोट्स है वो भी शेयर कर दिया ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई का? हाँ अरे सर। ओके सर, ठीक है सर। तो एक चीज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ये जो चैप्टर अभी चल रहा है इसके अंदर एक्चुअली 3 चैप्टर है, आप लोग जानते हो। मतलब इसको हम लोग 3 चैप्टर को एक साथ हम लोग कंबाइन करके नाम तो दे दिए हैं, टाइम, प्लेस एंड वैल्यू। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम ऑफ सप्लाई बहुत वाइटल है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज अनदर वाइटल पॉइंट, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अनदर वाइटल पॉइंट। तो ये टाइम, प्लेस एंड वैल्यू मतलब जीएसटी क्या होता है, यू ऑल नो कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जीएसटी में क्या होता है कि गुड्स का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह में। तो एक जगह से जब दूसरे जगह से मूवमेंट होगा तो किस पर्टिकुलर टाइम को जीएसटी कलेक्ट करने के लिए सही टाइम होगा, किस प्लेस को सही टाइम माना जाएगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कौन से वैल्यू पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है ना सर, जीएसटी का हम लोग हर क्लास में बताते हैं। गवर्नमेंट का जो मनी पाइपलाइन है, जीएसटी से गवर्नमेंट का कितना अच्छा खासा अर्निंग होता है। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ जीएसटी रिलेटेड। और एक स्पेशल जीएसटी रिलेटेड पॉइंट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। रुको मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीलिंग आएगा जीएसटी रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट जान के भी। सर ऐसा क्या बताने वाले हो? सर ऐसा कुछ नहीं है, एक स्पेशल पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को 1 मिनट रुको शेयर करता हूँ। जस्ट ए मिनट, कहाँ चला गया? दूसरे किसी क्लास में मैं दिखा भी रहा था। नहीं, नॉट दिस वन। फॉरेक्स फॉरेक्स, एक सेकंड सर रुको, अभी बताते हैं। जीएसटी का जो एक स्टोरी है, मतलब एक्चुअली हमारा कंट्री में कौन सा स्टेट के थ्रू से किस तरह का जीएसटी का मूवमेंट होता है, कंट्रीब्यूट होता है, वो एक वाइटल पॉइंट है जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो रोज ही सोचता हूँ और भूल जाता हूँ। तो उसका एक डेटा है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जीएसटी डिपार्टमेंट से ही इसको कलेक्ट किया था। यस, जीएसटी काउंसिल के साइड से ही मुझे मिला था। तो मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया ना सर? चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है सर, कुछ दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ सर, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? ओके, बेसिकली ये क्या डेटा है बोलो तो? ये डेटा कॉमन सेंस के लिए ज़रूरी है, मतलब जीएसटी पढ़ने के लिए ज़रूरी है, बहुत ही वाइटल डेटा है। सबको दिखाई दे रहा है ना? प्रिया, रोशनी? हाँ सर, दिख रहा है। स्क्रीन शेयर है ना? ओके सर। है ना सर। इसका चर्चा मैं करूंगा आप लोगों के साथ। वेट करो, मैं करूंगा इसका चर्चा। बीच बीच में इसके बारे में चर्चा करूंगा। नॉर्मली हम लोग हर क्लास में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, आज भी घूमेंगे, बट पर्पस जीएसटी है। ठीक है, तो ये डेटा जो है ये बेसिकली हमें ये बताएगा, ये बेसिकली हमें क्या बताएगा सर? ये जो डेटा है, ये डेटा हमें ये सिखाएगा कि स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन, स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन, किस चीज का कंट्रीब्यूशन? स्टेट वाइज, जैसे कि जीएसटी का आप लोग जानते हो ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी कलेक्शन है। ठीक है, ये भी मैंने इंडियन बजट से लिया था गवर्नमेंट का। ये देख सकते हो आप जीएसटी से कितना इनकम कर लेता है गवर्नमेंट, मोटा मोटी कितना कलेक्ट कर लेता है, करीब 6.1 ट्रिलियन आउट ऑफ टोटल 333 ट्रिलियन का अगर कलेक्शन करता है, उसमें से 6.1 ट्रिलियन कलेक्ट तो हो जाता है सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स से।
है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से ही कलेक्ट हो जाता है 6.1 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आप जीएसटी में देख पा रहे हो, ये जो आप जीएसटी में देख पा रहे हो, दिस इज स्टेट वाइज। अरे ये जा क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड से, स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन फॉर 2019-20, मतलब ये डेटा जीएसटी काउंसिल के साइट में मुझे मिला कि कौन सा स्टेट जीएसटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना कंट्रीब्यूट करता है, मतलब एक्चुअली वो स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन मतलब गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन पूरा नेशनल लेवल का। तो आई विल डिस्कस, यू कैन सी हियर कि महाराष्ट्र काफी अच्छा जा रहा है, महाराष्ट्र काफी अच्छा है, गुजरात भी बहुत अच्छा है, मतलब जो डीप ब्लू में है वो बेसिकली ज्यादा अच्छा बिजनेस करता है सर, गुड्स का मूवमेंट, बेसिकली वही मैं बात फिर से करूंगा कि ये जो चैप्टर हम लोग करेंटली चल रहा है, टाइम प्लेस एंड वैल्यू सर, टाइम प्लेस एंड वैल्यू। तो टाइम तो मतलब किस टाइम पे होना चाहिए, जिसके ऊपर काफी बातें हम लोग किए हैं, प्लेस इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया एंड ऑब्वियसली वैल्यू। तो प्लेस पे हम लोग बात करेंगे, तो चलो सर एक एक पॉइंट में डिस्कशन बीच बीच में करते जाएंगे, बीच बीच में हम लोग आप लोगों के साथ ये सब पॉइंट में डिस्कशंस करेंगे। क्या हो गया, एक सेकंड सर, मेरे पेन को क्या हो गया, ठीक है सर। आपको मैंने टॉप कंट्रीज दिखाया कि जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, दीज आर दी टॉप कंट्रीज जो जीएसटी कंट्रीब्यूशन ज्यादा करता है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश मीडियम कैटेगरीज में आते हैं। सेकंड बेस्ट कैटेगरीज में तमिलनाडु है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, और बाकी जो दिख रहा है सर जो ज़्यादा थोड़ा सा, क्या बताऊँ आपको, मतलब थोड़ा ज़्यादा हल्का कलर जिसमें है वो सब, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, असम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, चंडीगढ़, दीज आर दी, चंडीगढ़ नहीं सॉरी, दीज हाँ दीज आर दी एरिया जो बेसिकली आपका मतलब थोड़ा लोअर में आता है। लेकिन सर पॉइंट ये भी देखना है सर, साइज भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कितना बड़ा स्टेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। हाँ ओके सर, ये सब बातें तो होता जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, याद होगा सर आप लोगों को? हाँ सर, टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई पे मैंने डिस्कशंस किया था, याद है? लेकिन आप लोगों को याद है सर, एक पॉइंट मेरे से ना स्कीप हो गया था। स्कीप मतलब क्या था कि हम लोग ये जो चैप्टर है, नोट्स मैंने शेयर करके रखा, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट बेसिकली टाइम का बात मैं करूंगा। इसके अंदर हम लोग ये वाला पॉइंट में काफी अच्छे से डिस्कशंस कर चुके थे, दैट इज गुड्स का टाइम ऑफ, बेसिकली दिस पॉइंट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसके अंदर हम लोग काफी अच्छे से डिस्कशंस कर चुके थे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कशंस कर चुके थे, उसमें फॉरवर्ड चार्ज भी हो गया था और रिवर्स चार्ज भी हो गया था, याद है सर आप लोगों को? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कशंस कर लिया था। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड अंडर रिवर्स चार्ज, याद आ रहा है सर आप लोगों को? इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। लेकिन सर एक चीज मिस हो गया था, मैं एक्चुअली उस टाइम पे फिर ये पास फूड, फूड पास, कूपन, ये सब भी चर्चा हुआ था। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो फिर से मैं बोलूंगा रिवाइज करो। ओके सर, जीएसटी देखो सर, पढ़ने के टाइम पे इजी लगता है, बाद में ऐसा लगता है कि भूल गए, इसका मतलब क्या बोलो तो, इसका मतलब यही है कि जीएसटी बड़ा चर्चा का चीज है, जीएसटी को थोड़ा सा चर्चा में रखना चाहिए। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें चर्चा नहीं हुआ था, ये तौथा ने मुझे बताया था, तौथा अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया। सर ये मतलब मैंने एक्चुअली मैं डायरेक्टली वैल्यू पे चला गया था, फिर याद आया कि अच्छा ये तो मैंने बोला, एक्चुअली बीच में एक वीक गैप हो गया था, मैं किसी कारण से नेटिव गया था एंड फिर गैप हो गया था और मुझे लगा कि मैंने करा दिया और फिर पता चला रे नहीं हुआ, लेकिन मैं उस टाइम पे वैल्यू स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं सोचा ठीक है वैल्यू ऑफ सप्लाई बता दो एक बार, फिर मैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। हाँ सर, बोलो सर, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। है दादा। ओके सर, ठीक है, बस हाँ ना से ही काम चलेगा, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग समझ जाते हो, ठीक है। तो ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस का खेल है आप लोग को याद है ना सर,
ये देखो सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो वैल्यू, टाइम एंड प्लेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में मैंने चर्चा किया था। ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या बेसिकली मतलब है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज अर्लीस्ट ऑफ, इसका जो मेनली इसका काफी सारा डेटा है, मैं आगे आगे चर्चा करता हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज द अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, date of receipt of advance payment, the date of receipt of advance or payment, and date of provision of services. Date of provision of services. If invoice is not issued within the prescribed period. थोड़ा सा ध्यान दो सर, एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा क्या हुआ ना, लिंक सर थोड़ा सा मतलब इधर उधर हुआ है। मतलब एक्चुअली बीच में टाइम चल रहा था, फिर वैल्यू में चले गए थे, फिर वैल्यू से फिर से टाइम पे आ गया, तो आप लोग को लग रहा है कि ये क्या हो गया। हम लोग तो वैल्यू पे थे, लेकिन वही मैं बोला ना सर, मैंने टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स के, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में बात कर लिया था, बट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पे बात करना बाकी रह गया था। तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को एक बार रिकॉल करा दूं। इसका बेसिक्स हो गया था बट इसका डिटेल्स नहीं हुआ था, तो उस पर चर्चा करूंगा। और फिर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी चर्चा करूंगा सर, दैट इज सप्लाई का थोड़ा डिटेल्स है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। प्लेस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं किए थे, ठीक है, प्लेस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं किए थे, तो मैंने इसके ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा, प्लेस के ऊपर भी थोड़ा ज्यादा बोलूंगा, ठीक है। तो जो ज्यादा नहीं हुआ था प्लेस में, मैं बस टच करके निकल गया था, तो वो टच करके जो निकला था उसको मैंने थोड़ा सोचा कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा बता दो। ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा पॉइंट डिस्कशंस नहीं किया था, थोड़ा हल्का किया था, तो उसी को मैंने थोड़ा सा ज्यादा करने का सोचा। तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में भी मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। तो बेसिकली अभी टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस पे ध्यान दे सर, हाँ चलेगा ना क्या सर? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस पे ध्यान दिया जाए। अच्छा। ओके सर, थोड़ा पेशेंस करो, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे देखो कनेक्शन हो जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पे अगर मैं बात करूं, बेसिकली सर्विस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कौन से डेट को इनवॉइस के लिए रखा जाएगा, मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीएसटी रेज होगा। मतलब गवर्नमेंट तो जीएसटी कलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट का, तो और क्या चाहिए उसको, तो बस पेमेंट चाहिए। गवर्नमेंट को पेमेंट इसलिए चाहिए बिकॉज उसको कंट्री को रन करना है, अलग अलग रीजन से रन करना है, कभी वैक्सीन देने के कारण, कभी चाइना के साथ लड़ने के कारण। गवर्नमेंट का खर्चा का अंत नहीं है सर, जितना दे दो कम पड़ जाए उनको। लेकिन पॉइंट है कि बिजनेस से जो गवर्नमेंट अमाउंट चार्ज करेगा, किस पर्टिकुलर टाइम पे चार्ज करेगा। गुड्स के केस में तो हम लोगों ने काफी डिटेल्स में देख लिया, बट सर्विस के केस में डिटेल्स में देखना बाकी रह गया। तो इसमें बोलता है सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज द अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और पेमेंट, एंड डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए प्रोवाइड सर्विस, मिस्टर ए प्रोवाइड सर्विस और ₹20,000 टू मिस्टर बी। कब दे रहा है सर? 1 जनवरी को। द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 20th जनवरी एंड द पेमेंट फॉर द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 1st February. The invoice was issued on 20th January and the payment for the same was received on 1st February. In the present case, we need to first check if the invoice was issued within the prescribed time. क्या invoice prescribed time के अंदर payment किया गया? The prescribed time is the 30 days from the date of 30 days from the date of supply, that is 31st जनवरी। मतलब 1st जनवरी से 30 दिन मतलब 31st जनवरी। इसका एक 61 डेज का भी केस आएगा, मैं बाद में बात करता हूँ। द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 20th जनवरी, तो जो इनवॉइस इशू करना चाहिए था 31st को, वो इनवॉइस इशू हो गया 20th को। दिस मींस दैट इनवॉइस वाज इशूड विद इन ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट एंड दिस टाइम लिमिट विल बी अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। क्या हो गया? 20th जनवरी। डेट ऑफ पेमेंट क्या है सर? 1st February। दिस मींस दैट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी 20th जनवरी, और इसी डेट में क्या होगा? इनवॉइस रेज होगा। सिमिलरली एक किसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये फॉरवर्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट था। सिमिलरली एक रिवर्स चार्ज का भी कॉन्सेप्ट है, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। सर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट कोई मुझे बता दे। हेलो रोशनी, मौसमी, कोई तो बताओ सर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज? कौन बताएगा? कोई तो बताओ, कौन बताएगा सर? फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज में फर्क क्या है? प्रियतमा बोलो सर।
फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज में डिफरेंस। चौथा बता दे, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज में डिफरेंस। चौथा आवाज आसছে? हेलो, क्या मेरा साउंड है आप लोगों के लिए? हाँ सर। अच्छा, भूल गए सर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज? सर रिवर्स चार्ज है जो रिसिपिएंट से जीएसटी पे करे। हाँ, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, बोलो ना। वेरी गुड सर। और फॉरवर्ड चार्ज में? सप्लायर। बस वही तो है। फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लायबिलिटी किसका है? सप्लायर का है, जो प्रोडक्ट का या सर्विस का सप्लाई दे रहा है। और रिवर्स चार्ज में क्या होता है सर? रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रिसिपिएंट जो है उसको देना पड़ता है। हाँ सर, रिसिपिएंट को जीएसटी लायबिलिटी उसके ऊपर आता है, जो रिसिपिएंट है उसके लिए। तो ही वाला बात तो ही हम लोग यहाँ पर बस बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ टफ तो बात नहीं किए। तो नॉर्मल पहला वाला जो केस था, इस केस में ये फॉरवर्ड चार्ज का केस था। सेकेंड वाला जो केस है ये रिवर्स चार्ज का केस है। रिवर्स चार्ज के केस में, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस रिसीवर इज द अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ पेमेंट 30 days from the date of issue of invoice for goods, date of payment 30 days from the date of issue of invoice for goods, 60 days for service। सर्विस के केस में यही 60 days हो जाएगा। 30 days from the date of issue of invoice मतलब 61 days के डे। ठीक है, मैं 61 का खेल बताता हूँ। with effect from 15/11/2017 date of payment is not applicable for goods and applies only to service। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आया था। तो इसमें क्या है, मिस्टर मेसर्स एबीसी लिमिटेड अंडरटुक सर्विस ऑफ ए डायरेक्टर मिस्टर एक्स वर्थ ₹50,000। मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या किया सर? सर्विस लिया डायरेक्टर मिस्टर एक्स से, कितने का? 50,000 का। कब लिया सर? 15 जनवरी को लिया। थोड़ा डेट का इशू है सर, थोड़ा सा समझो ना, इतना भी कोई टफ चीज नहीं है। 15 जनवरी को द इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन 1 फरवरी। 15 जनवरी को लिया था और इनवॉइस रेज कब हुआ सर? 1 फेब को हुआ। मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेड द पेमेंट ऑफ 1 मई। कब पेमेंट किया मेसर्स एबीसी? 1 मई को। तो आपको पूछा जा रहा है टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी क्या होगा? अर्लीस्ट जो सबसे पहले हुआ है सर, डेट ऑफ पेमेंट कब है? 1 मई को, तो डेट ऑफ पेमेंट 1 मई। सर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस कब इशू हुआ था? डेट ऑफ इनवॉइस क्या था सर इसका? इनवॉइस वाज रेज 1 फरवरी। तो 1 फरवरी से 30 डेज, सॉरी 60 डेज। 1 फरवरी से 60 डेज कितना दिन होगा सर? 1 फरवरी के बाद और 60 दिन। फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, फरवरी से मार्च एंड मार्च से अप्रैल। फरवरी से मार्च कितना दिन हो गया? 1 फेब से काउंट करो ना, 1 फेब से 60 डेज काउंट करना है। तो मार्च का पूरा 28 दिन लगेगा, है ना? फर्स्ट, अच्छा फरवरी का पूरा जाएगा। तो पूरा फरवरी में कितना दिन? नॉर्मली अगर न्यू मतलब ये कौन सा ईयर है? ईयर देके रखा है क्या? ईयर देके रखा है? नहीं, ईयर के बारे में कुछ नहीं बोला। तो 28 ही मान के चलते हैं ना। तो इधर आपका हो गया 28 डेज और इधर आपका हो गया मार्च का 31 डेज। कितना हो जाता है सर? 59। 59। हाँ सर, इसका मतलब जो 28 डेज था, पूरा फरवरी का 28 डेज और इधर मार्च का पूरा 31 डेज। तो 28 और 31 तो दोनों मिलके होता है आपका 59। और 59 से आपको और एक दिन 60 डेज, तो उसके बाद वाला जो दिन है, तो 60 डेज मतलब क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। 60 डेज मतलब 1 अप्रैल। तो एक्चुअली आपका इनवॉइस मतलब जो डेट, ये जो डेट काउंट होगा दैट इज आपका 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब इनवॉइस डेट से 60 दिन बाद। तो कौन सा डेट आएगा? 2 अप्रैल, है ना सर? तो 1 मई और 2 अप्रैल, पहला कौन सा है? 2 अप्रैल है। तो 10 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगा? 2 अप्रैल हो जाएगा। बोलो सर, बोलो सर, कुछ कुछ डाउट लग रहा है कि समझ में आ रहा है? ये रिवर्स चार्ज के केस में ऐसा होता है। रिवर्स चार्ज के केस में ये 30 दिन 60 दिन के काउंट में आता है, मतलब बेसिकली 61st डे का जो डेट है उसको लिया जाता है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो हमारे इस केस में 2 अप्रैल जो पहले हुआ उसको लिया गया। ये सप्लाई ऑफ सर्विस का बेसिक्स था, ये मैंने पहले भी बोला था। ये जो मैं आज पढ़ाया ये मैंने पहले क्लासेस में भी पढ़ा के रखा, जब मैं ये बेसिक को पढ़ाया था।
क्या तौथा को मेरा आवाज आ रहा है तौथा? है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो बेसिक एरिया है, अच्छा ये सबको समझ में आए ये दोनों एग्जांपल्स है, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज? क्या ये दोनों एग्जांपल समझ में आया? अगर आया है तो बोलो, फिर एक्चुअली मैं डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को, बट पहले इतना तो बता दो कि सर ये समझ में आया कि नहीं आया। इफ एनी डाउट तभी बोलो सर कि सर डाउट लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया, रोशनी, बोलो सर, क्लियर है ना? मौसमी? है ना सर। ओके सर, ठीक है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आगे बढ़ना मतलब एक्चुअली ये जो पॉइंट आपको मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू से समझा रहा था, इसी पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि टाइम ऑफ तथा তুই মনে করি দিয়েছিলি আমি ভুলে গেছিলাম না, তো টাইম অফ সাপ্লাই অফ সার্ভিসটা বাকি ছিল তো। है सर। तो वही तो मुझे याद दिलाया था, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ कि इसी को मैं एक्चुअली अभी करा रहा हूँ। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं सर, इसका प्रोविजंस को एक बार पढ़ लेते हैं। तो हम लोग तो फटाफट सॉल्व तो कर लिए, बट इसको थोड़ा सा प्रोविजंस को सॉल्व करना है। बेसिकली जीएसटी एक्ट में जीएसटी एक्ट 30 मतलब 31 में, जीएसटी एक्ट सेक्शन 31 में इसके बारे में बोला गया है। तो एक बार ये माइंड मैप एक बार देख लिया जाए। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज मतलब किस टाइम को फॉरवर्ड चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मल, जिस केस में सप्लायर के लिए, जिस केस में क्या होता है सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, तो वो टाइम क्या होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या? सिंपल बात है सर, इज इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम। क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है अंडर सेक्शन 31? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इनवॉइस को लेके बड़ा लोचा है, इनवॉइस को लेके बहुत ज्यादा लोचा है। अगर किसी ने गुड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भूल गया, तो मैं उसको बोलूंगा कि सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक बार आप लोग चाहो तो रिपीट कर लो, तो उसमें हेल्प हो जाएगा आप लोगों को, मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं आज ज़्यादा इंट्रोडक्टरी लेवल में बात नहीं किया, बिकॉज एक्चुअली इंट्रोडक्टरी लेवल पहले किया हुआ था, इसलिए मैं डायरेक्ट जंप कर दिया। मैं ये सोच लिया कि आप लोग पहले का जो बेसिक्स है वो पढ़ के रखे हो। ठीक है सर। तो इज इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31? क्या इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 प्रिपेयर हुआ है? अगर हाँ, इफ यस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ दिस आंसर इज यस देन हिसाब कुछ अलग, और अगर ये आंसर नो है तो हिसाब कुछ अलग। तो अगर इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 स्पेसिफाइड मतलब टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31 के हिसाब से हाँ है, तो फिर क्या बोलते हैं सर? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का डेट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मतलब जिस दिन इनवॉइस इशू किया जा रहा है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। सिर्फ सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं, डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर, जिस डेट में सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा है पेमेंट का। एंड थर्ड थिंग, and third point is date on which the payment is credited to the supplier's bank account, date on which the payment is credited to the supplier's bank account। इन तीनों में से जो क्या होगा सर? इन तीनों में से जो अर्लियर होगा, इन तीनों में से जो अर्लियर होगा उसको बोला जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ सप्लायर, एंड डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर बैंक अकाउंट। सर ये कब होगा? जब टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता है कि इज एज पर इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31, मतलब जो एक्चुअली इसका सेक्शन है जीएसटी एक्ट में, किसका? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का। एंड टाइम ऑफ सप्लाई अगर मतलब इशू अगर इनवॉइस अगर एज पर सेक्शन 31 नहीं हुआ है तो देन टाइम ऑफ सप्लाई अगर मतलब अगर ऐसा है तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? तो फिर उसके लिए दूसरा 3 पॉइंट है, प्रोविजन ऑफ सर्विस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस सर? प्रोविजन ऑफ सर्विस मीन्स जहां पर सर्विस दिया जा रहा है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब जिस डेट पे सर्विस दिया जा रहा है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। सेकंड इज डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर, एंड थर्ड इज डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स बैंक अकाउंट। इन तीनों में से जो पहले होगा, whichever is earlier, whichever is earlier।
एंड इफ द टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई बोथ द अबव मेथड्स, मतलब ये जो दोनों मेथड हम लोगों ने देखा, अगर इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 रेडी हुआ है तो यस है, तो उसके लिए 3 मेथड था, एंड अगर इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 ऑफ जीएसटी एक्ट रेडी नहीं हुआ है तो उसके लिए 3 मेथड है, जिसमें से कोई जो भी अर्लियर होगा वो होना चाहिए। लेकिन एक अलग पॉइंट भी है जो इन दोनों मेथड को क्रॉस करके जा सकता है, मतलब क्रॉस मतलब इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द बोथ ऑफ द अबव मेथड्स, अगर दोनों मेथड में एक में भी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना मुश्किल हो रहा है तो इन दैट केस डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट। सप्लायर जिसको सर्विस दिया है, सप्लायर ने जिसको सर्विस दिया है, वो रिसिपेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस डेट पे एंट्री किया है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट, वो वाला डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बोलो सर, बात कुछ पल्ले पड़ा? प्लीज टेल मी सर। आप लोगों का हाँ ना में बहुत कुछ निर्भर करता है, आप लोगों के हाँ और ना में बहुत कुछ निर्भर करता है, तो आप लोग प्लीज मुझे बताओ क्या क्या आप लोगों को ये समझ में आया? रोशनी बोलता है कि हाँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क तथा, प्रिया, है सर। प्रियतमा, मौसुमी, यस सर। बाकी बाकी लोग नहीं है, जो लोग है है सर। सबको आया ना सर? तो सर। ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज का ओवरऑल प्रोविजन है, फॉरवर्ड चार्ज का, ठीक है। और हम लोग अभी एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ रहे थे, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करके भी आया, ये 2 मिनट पहले एकदम स्टार्टिंग में मैंने 2 एग्जाम्पल ही आपको सॉल्व कराया। ये देखो टाइम ऑफ सप्लाई, ये पहले भी मैंने करवाया था, मिस्टर ए प्रोवाइड सर्विस वर्थ ₹20,000 to Mr. B on 1st January. The invoice was issued on 20th January and the payment for the same was received on 1st February. In the present case, we need to first check the invoice was issued within the prescribed time. Prescribed time क्या है as per section 31? 30 डेज के अंदर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, दैट इज 31st जनवरी। द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 20th जनवरी, तो बस बहुत बढ़िया है, दिस मींस दैट इनवॉइस वाज इशूड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो इन दैट केस द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस का डेट और डेट ऑफ पेमेंट का डेट, जो अर्लियर हुआ दैट इज 20th जनवरी, तो 20th जनवरी हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यही आपको डिटरमाइन करने के लिए पूछा था, यही आपको डिटरमाइन करने के लिए पूछा था। तो इफ यू नो दी प्रोविजंस, तो आप जो भी रूल है उसको यूज करके आप इसको बना सकते हो, जो भी रूल है उसको यूज करके आप बना सकते हो। तो चलते हैं सर कुछ प्रोविजंस और एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और प्रोजेक्ट देखते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा समझने में, थोड़ा और अच्छा लगेगा समझने में। फॉरवर्ड चार्ज तो देख लिए, अब फॉरवर्ड चार्ज रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स में एक बार बात कर ले तो थोड़ा सा समझ ज्यादा आ जाए। ओके, तो ज्यादा का फायदा कैसे लिया जाए, ऐसे नोट्स तो शेयर किया हुआ है आप लोगों को। देखो सर, मोहित खन्ना, क्या नाम है? मोहित खन्ना एंड सन्स इज ए फर्म ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। क्या करते हैं सर? सर मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब जानते हो? मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब सर अलग अलग मैनेजमेंट को मतलब चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे अकाउंटिंग हो, ये सब का काम करते हैं। द फर्म एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड। किसके साथ? स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस। प्रोविजन फॉर सर्विस गेट्स कंप्लीटेड ऑन 15 सितंबर। कब कंप्लीट हुआ सर्विस? कब कंप्लीट हुआ सर? 15 सितंबर को, 15 सितंबर। इनवॉइस फॉर द सर्विस इज इश्यूड ऑन 20th सितंबर एंड पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 10th अक्टूबर। क्या लग रहा है कौन सा डेट को माना जाएगा? Since invoice is issued within the 30 days from the date of supply of service, time of supply is the 30 days के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो invoice is issued within the 30 days from the date of supply of service। सर्विस दिया गया कितने तारीख को? कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 सितंबर को, सर्विस हुआ 15 सितंबर को, इनवॉइस हुआ 20th सितंबर को। तो क्या 30 डेज के अंदर हुआ सर? हेलो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 सितंबर, सर्विस दिया गया 15 सितंबर, इनवॉइस इशू हुआ 20th सितंबर, पेमेंट मिला 10th अक्टूबर। तो क्या इनवॉइस इशू 20 दिन के अंदर हुआ, 30 डेज के अंदर हुआ? यस सर हुआ।
The time of supply is the date of issue of invoice. That is 20th September being earlier than the date of receipt of payment. तो पेमेंट और इसके अंदर अर्लियर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो पेमेंट हुआ है 10th को और इनवॉइस मिला 20th को, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा? 20th को. बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया सर? सर अब एक बार होता है ना? हाँ फिर से बताएं. हाँ अच्छा, प्रोविजन भूल गए क्या? प्रोविजन भूल जाने से मुश्किल में पड़ जाओगे प्रियतमा. देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज रूल क्या है? इज इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड. टाइम स्पेसिफाइड क्या बोलते हैं सर? कितना दिन के अंदर है इनवॉइस इशू करना चाहिए? सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट डेट के अंदर कितना दिन के अंदर इशू इनवॉइस होना चाहिए? 30 डेज ना. 30 डेज के अंदर होना चाहिए. तो क्या बोलते हैं सर? टाइम ऑफ सप्लाई अगर एज पर सेक्शन 31 के हिसाब से हुआ है तो बोलते हैं कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, date on which the payment is recorded in the books of account and date on which the payment is credited in the books of supplier, date on which the payment is credited to the supplier bank account. इन तीनों डेट में से जो पहले होगा वही वाला डेट को क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. तो हमारे इस केस में तो 30 डेज के अंदर हुआ है. और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, इनमें से कौन सा पहले हुआ है सर? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट कौन सा पहले हुआ है? 1 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 15 सितंबर को प्रोविजन सर्विस हुआ. प्रोविजन ऑफ सर्विस गेट्स कंप्लीटेड, मतलब जिस पर्टिकुलर काम के लिए ये लोग मिले थे 15 तारीख ऑफ सितंबर को खत्म हुआ. इनवॉइस कब इशू किया गया? 20 सितंबर को. नाउ टेल मी कि जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके अंदर कितना दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ? 20 डेज. जो हमारा रूल क्या था 30 डेज, क्या बताता है सर? 20 डेज क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस के बाद से, सिंस इनवॉइस इज इशूड विद इन दी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. सप्लाई ऑफ सर्विस तो हुआ 15 को, सप्लाई ऑफ सर्विस के 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए. वो तो 20th को ही कर दिया, ये तो 20th को ही कर दिया, मतलब एकदम प्रॉपर टाइम पे कर दिया. 30 डेज के अंदर करना चाहिए था, वो तो हार्डली 5 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया, तो एकदम बराबर है. तो दैट इज 20th सितंबर बीइंग अर्लियर देन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. और हमारे लिए दो डेट इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई दो डेट इंपॉर्टेंट है. कौन सा पहले होता है? डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के बाद से डेट ऑफ पेमेंट पहले होता है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस पहले होता है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पहले है कि इनवॉइस इशू पहले है? तो पेमेंट से पहले इनवॉइस हुआ है तो वही वाला डेट को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे. बोलो सर. आंसर इज 20th सितंबर. व्हाई नॉट 10th अक्टूबर? बिकॉज सितंबर में इनवॉइस इशू हुआ है जो पेमेंट डेट से पहले है. और यहाँ पर और एक जो पॉइंट था, देयर इज अनदर पॉइंट कि वो अकाउंट्स में एंट्री करने का पॉइंट, जो डेटा यहाँ पर नहीं था, जो डेटा यहाँ पर नहीं था, ये जो डेट ऑन व्हिच दी पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर बैंक अकाउंट, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था. तो हमें जो भी डिटरमाइन करना था इन दोनों में से डिटरमाइन करना था. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. हाँ सर बोलो. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. सबको हुआ ना? तो था बोल, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर. ये वाला एग्जांपल दिख रहा है ना? आप लोगों को आवाज नहीं आ है रही? सर. ओके. बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, सम एग्रीड 15,000. 6 मई को, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जैसे कि आप बार बार देख रहे हो. बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, सम एग्रीड 15,000, एडवांस ऑफ ₹3,000 रिसिप्ट. मतलब 15,000 का बुकिंग है, ठीक है, 3,000 रिसीव हुआ, एडवांस ऑफ 15 সেপ্টেম্বর হবে কোনটা রে? এর অ্যানসারটা আগেরটা বলছিস তো? না এটা স্যার এইটা এটা দেখছি আনসার কি আছে, কোশ্চেনটা তোকে দেখি. 15 মোস্ট প্রবাবলি তুই ঠিকই বলেছিস, দুটো আনসার আছে অ্যাকচুয়ালি এখানে. এখানে দুটো আনসার আছে. 15 সেপ্টেম্বর one is right answer I think, and another there is another answer. 15 September function held in convention hall. 27th October invoice issued for 15,000 indicating balance of 12,000 payable. 27 तारीख को क्या हो रहा है सर? 15,000 का इनवॉइस इशू हुआ.
एंड इंडिकेट कर रहा है कि बैलेंस 12,000 पेएबल है, मतलब बाकी है, ठीक है। एंड 3 नवंबर को बैलेंस पेमेंट ऑफ 12,000 रिसीव हुआ है। 3 नवंबर को बैलेंस 12,000 रिसीव हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई बताइए। इतना सारा डेट के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट किस डेट को अपना टाइम ऑफ सप्लाई मानेगा? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो सर इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा। बोलते हैं कि सर एज पर रूल सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 रीड विद रूल 47 ऑफ सीजीएसटी रूल्स द टैक्स इनवॉइस इज टू बी इशूड within 30 days of supply of service, within 30 days of supply of service, please point to be noted। इसी को लेके लास्ट क्वेश्चन में मेरा इसी का चक्कर होता है। सप्लाई ऑफ सर्विस तो नॉर्मली वही होना चाहिए, रूल्स तो एकदम सही है। टैक्स इनवॉइस इज टू बी इश्यूड विद इन 30 days फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस। तो हमारे यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विस कब हुआ है? इन द गिवन केस द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। कैसे पता चला बोलो तो? 15 सितंबर को सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है ना सर। As per section 13 subsection 2 clause B, in case where the invoice is not issued within the prescribed time, the time of supply of service is the date of provision of service or receipt of payment, whichever is earlier। वो तो है, अगर 30 days प्रॉपरली नहीं मेंटेन होता है तो फिर रूल्स चेंज हो जाता है। तो फिर हमारे केस में 15 सितंबर अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है, हाँ सर 15 सितंबर अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो फिर इन दैट केस 30 डेज के अंदर दैट इज इशू ऑफ इनवॉइस 15 अक्टूबर के अंदर हो जाना चाहिए था। वो तो हुआ नहीं। तो अगर ये वाला 30 डेज अप्लाई नहीं होता है तो हमारे लिए दूसरा रूल आ जाएगा। मतलब जब 31 अप्लाई नहीं होता है दैट मीन्स हमारे लिए दो रूल आ जाएगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का रूल और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का रूल। इनमें से जो पहले होगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का रूल और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का रूल, इनमें से जो पहले होगा उसको हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। दैट मीन्स आपको मैं फिर से एक बार प्रोविजंस में लेके चलता हूं। ये देखो सर प्रोविजंस क्या बताते हैं, अगेन फिर से दिखा रहा हूं। इज इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31? अगर ना है, जैसे हमारे केस में ना हुआ है, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हुआ है टाइम पे, मतलब इनवॉइस इशू टाइम पे नहीं हुआ है, तो फिर रूल क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विस, दैट इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है सर, ये दोनों डेट, साथ में डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स बैंक अकाउंट, ये भी हो सकता है बट वो बाद में, लेकिन मेनली ये दो डेट है। बैंक अकाउंट का डिटेल्स होता है तो वो भी देख लेते हैं, बट यहाँ पर बैंक अकाउंट के डिटेल्स कुछ नहीं देके रखा। तो इन तीनों में से जो पहले होगा विच एवर इज अर्लियर। तो क्या होगा सर हमारे क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन में कौन सा डेट होना चाहिए? अब आप ही बता दो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ 3000, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ 3000 इज 6th में। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3,000 इज 6th में, as date of payment of ₹3,000 is earlier than the date of provision of service। हाँ सर, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ 3000 इज अर्लियर देन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस 15 सितंबर को हुआ, लेकिन 3000 का पेमेंट कब हुआ है? 6 मई को हुआ है। तो जो पहले होगा उसी को लेना चाहिए ना टाइम ऑफ सप्लाई 3000 के केस में। बोलो सर, इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 15 सितंबर है एंड डेट ऑफ पेमेंट 3000 का बात अगर करे, ये तो 6 मई को ही पेमेंट हो रहा है, तो 6 मई और 15 सितंबर में 6 मई पहले है। तो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई of service to the extent of 3000 is 6th May, as the date of payment is ₹3,000 is earlier than the date of provision of service। ये तो समझ में आ गया। and the time of supply of service to the extent of balance 12,000, अगर बैलेंस 12,000 का बात करें इस 15 सितंबर which is the date of provision of service, मतलब 12,000 का पेमेंट तो मिल रहा है सर 3 नवंबर को। 12,000 के केस में अमाउंट तो पेमेंट तो हो रहा है 3 नवंबर को, लेकिन 3 नवंबर और 15 सितंबर में पहला कौन आता है? प्रोविजन ऑफ सर्विस, दैट इज 15 सितंबर। तो फिर फंक्शन हेल्ड इन कन्वेंशन हॉल कब हुआ है? 15 सितंबर। तो 12,000 के केस में हमारा जवाब होगा 15,000, लेकिन जब बात 3,000 का आएगा तब मेरा जवाब होगा 6 में। बोलो सर, समझ में कुछ आया? हाँ सर, बात कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? मौसमी बोला हाँ। प्रियतमा बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड सर। प्रिया, रोशनी, आप लोग भी कुछ बोल दो सर, हाँ ना? हाँ सर। ओके सर।
ये क्वेश्चन एक कंप्लीट सम्स था, अच्छा था, इसका डेट वगैरह एकदम क्लियर कट था। वो पहले वाला एग्जाम्पल में कुछ तो गड़बड़ लगा मुझे, ये वाला एग्जाम्पल में सब कुछ एकदम परफेक्ट है। वो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, अगर ऐसे पहले होता तो मैं इसको खुद ही दूसरा कुछ बना लेता। ठीक है, कोई बात नहीं। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं सर। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट एबीसी एंड कंपनी carried out service of cleaning and repairs, वही R1 कंपनी जैसा क्लीनिंग एंड रिपेयर्स का काम करते हैं ऑफ टैंक्स इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, वो अपार्टमेंट में टैंकी होता है ना सर, पानी का टैंक, वो पानी का टैंकी को ये लोग साफ करता है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। फॉर विच द अपार्टमेंट ओनर्स, जो अपार्टमेंट का ओनर्स है, एसोसिएशन शोड ए पेमेंट इन कैश। कब पेमेंट किया? ऑन 4 अप्रैल को किया। Apartment Owners Association showed a payment in cash on 4th April to them against work of this description. The Apartment Association showed a payment in cash on 4th April to them against work of this description. Point to be noted, sir. The date of work are not clear from the records. किस दिन काम हुआ है ये रिकॉर्ड से क्लियर नहीं है एबीसी कंपनी का। ABC and company have not issued invoice or entered the payment in their books of accounts. सर टैंकी साफ करने वाला कंपनी है, उतना ज्यादा कुछ मेंटेन नहीं किया, लेकिन एक ही चीज मेंटेन हुआ है, दैट इज अपार्टमेंट ओनर का। अपार्टमेंट ओनर वाले 4 अप्रैल को पेमेंट दिखाया है, एबीसी कंपनी को पेमेंट किया है बोल के। क्या करे सर, कौन सा डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माने? क्वेश्चन समझ में आया तो बोलना सर। क्वेश्चन समझ में आया तो बोलिएगा। 4 अप्रैल को। हाँ सर, 4 अप्रैल का डेट जो है इसी को मान लेंगे सर, वही तो अवेलेबल है तो उसी को मान लेना चाहिए। सर बढ़िया बोला आपने। सर ऐसे देखो, प्रोविजंस को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, if the time of supply cannot be determined by both the above methods, then date of receipt of service in the books of account of recipient। यहाँ पर recipient कौन है? हमारे एग्जाम्पल में recipient कौन है सप्लाई का, सर्विस का? अरे एग्जाम्पल में recipient कौन है सर? एसोसिएशन ना, मतलब अपार्टमेंट ओनर्स जो है वो हमारा रिसिपेंट है। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाइड द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1 में भी नहीं हो रहा है, बी में भी नहीं हो रहा है, सबसेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। एज नाइदर द इनवॉइस हैज बीन इशूड नॉर द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इज अवेलेबल, एज आल्सो द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ सप्लायर इज नॉट अवेलेबल। मतलब एबीसी एंड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेट ऑफ पेमेंट भी नहीं मिल, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी नहीं दिख रहा है। देयरफॉर द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड वाइज क्लॉज सी, वाइड क्लॉज C of section 13 subsection 2, that is the date on which the recipient of service shows receipt of the service in his books of account. The time of supply will be 4th of April, the date on which the apartment owner association record the receipt on the service of his books of account. लॉजिकल था। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे सर, किसी की जिसके पास रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा वही वाला रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पर रिसिपेंट का रिकॉर्ड मिला तो रिसिपेंट का रिकॉर्ड दे देंगे, इसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान के और जीएसटी चार्ज के लिए जरूरत पड़ने से भेज सकेंगे। क्लियर हुआ ना सर? ये एग्जाम्पल भी अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल अच्छा था। समझ में आ गया सबको? आने से बताइएगा सर, नहीं आने से तो भी बताइए। ओके सर, आने से भी बोले ना आने से भी बोले। ओके, ये एक्सेस पेमेंट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट, वो पहले भी प्रोविजन में बोल रहा था, एक्सेस पेमेंट अप टू 1000। मतलब क्या है ना, कभी कभी कोई किसी को ज्यादा पेमेंट कर देता है, जो लोग एक्चुअली रेगुलर बिजनेस करते हैं ना, इनके बीच में चलता है, कंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन चलता है। मानो कि पेमेंट करना है 10,000 तो पेमेंट कर दिया 12,000 या 1,000 ज्यादा, 12,000 नहीं चलेगा, अप टू 1000 तक का बात है। ठीक है, अप टू 1000 तक का बात है। ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज द टाइम ऑफ सप्लाई। एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 को क्या बोलते हैं सर? ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन आपको, मतलब जिस दिन आप इनवॉइस डेट, मतलब इनवॉइस देंगे, मतलब सॉरी टाइम, मतलब इनवॉइस डेट बनाएंगे उस दिन को आपको मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखने से ही समझ में आ जाएगा। छोटा मोटा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट अगर पे कर देते हैं तो, ए टेलीफोन कंपनी रिसीव्स 5,000 अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 4,800। टेलीफोन कंपनी 5,000
का इसी रिसीव किया, जहां पर उसका इनवॉइस कितने का था, 4800 का था, 4800 का इनवॉइस था। एक्सेस अमाउंट कितना रिसीव कर लिया सर, 200 का। ओके, एक्सेस अमाउंट रिसीव कर लिया 200 का। ये 200 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट नेक्स्ट इनवॉइस। सबसे बढ़िया तो ये है, नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट कर लेंगे ना, नेक्स्ट इनवॉइस में 200 कम बना लेंगे तो फिर हो जाएगा बात। जिन लोगों के बीच में रेगुलर चलता है ना, वो लोग ऐसे करते हैं। The company has the option to take date of next invoice as the time of supply of service. कंपनी के पास ये ऑप्शन है, टेक द डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस एज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ 200। ये जो 200 अभी पेमेंट किया, ये 200 को वो नेक्स्ट इनवॉइस डेट तक ट्रांसफर कर सकता है। एक्चुअली वो मतलब ज्यादा पेमेंट कर दिया ना, रिसिव्ड इन एक्सेस अगेंस्ट अर्लियर इनवॉइस। पहले की इनवॉइस के हिसाब से वो ज्यादा रिसीव कर लिया था और उसको वो नेक्स्ट डेट में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब से फॉर एग्जांपल इस मंथ में या इस क्वार्टर में 5000 के 4800 की जगह 5000 रिसीव कर लिया, तो एक्सेस 200 को 200 भी तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगा ना। तो इसके लिए ये 200 जो एक्सेस आपने इस बार रिसीव कर लिया, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट नेक्स्ट इनवॉइस। तो आप नेक्स्ट इनवॉइस के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हो। कंपनी के पास ये ऑप्शन है टू टेक द डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस एज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ ₹200। ये आप मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का कर सकते हो, 1000 अमाउंट तक का कर सकते हो। 1000 से ज्यादा होगा तो इसी बार दिखाना होगा, 1000 से ज्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अप टू 1000 तक आपको ये ऑप्शन मिलता है। क्लियर है ना सर, क्लियर है कि नहीं है, था ना, क्लियर है सर। एकदम सर इजी था। चौथा हो जाएगा तो प्रियतमा बोलो, क्लियर था ना। हाँ सर। हाँ सर। सर अभी आ जाओ सर रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज का भी क्वेश्चन मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही आपको बोला, रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन भी आपको मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही समझा रहा था। ये टाइम प्लेस एंड वैल्यू पे याद है, ये वाला टाइम एंड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। हाँ, डेट ऑफ पेमेंट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स, मैं आपको पूछ रहा था। तो उसी रिवर्स चार्ज के बारे में क्या बताते हैं, चलो देख लेते हैं। रिवर्स चार्ज का प्रोविजंस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, जैसे कि मोहिशो में बहुत अच्छे से बताया था कि सर जो रिसिपेंट है उनको मेनली क्या करना पड़ता है, जीएसटी लायबिलिटी उनके ऊपर होता है। जो रिसिपेंट है उनको जीएसटी देना पड़ता है। द डेट ऑन विच the payment is recorded in the books of account, the date on which the payment is recorded in the books of account of the recipient of service। जिसको सर्विस का रिसीव मिल रहा है, रिसीव जो सर्विस को रिसीव कर रहा है, वो जिस दिन में पेमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। या फिर 61st डे, दैट मीन्स बिल 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। 61st डे मतलब ये और अच्छे से बात है, वो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं, 61st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। 61st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, ठीक है। 60 से भी और ज्यादा बेहतर, मतलब बेसिकली एकदम पक्का 61 डे में आपका डेट होगा। इन तीनों डेट में से जो सबसे पहले होगा, इसको आप क्या बोलोगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। फिर एग्जाम्पल करने से थोड़ा और क्लियर हो जाए ना। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन दी सप्लाई थ्रू अबव पैरामीटर्स, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, अगेन वही वाला बात, अगर रिसिपेंट के पास से कुछ नहीं मिलता तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एई मतलब सर एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इसके ऐसा भी हो सकते हैं। या फिर जो सप्लायर है, मतलब ऐसा तभी हो सकता है, नॉर्मली क्या है ना, फॉरेन में अगर कोई, मतलब ये यहाँ पर फॉरेन कंपनीज के बारे में यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है जानते हो, बिकॉज नॉर्मली रिसिपेंट को तभी देना पड़ता है, रिसिपेंट को तभी जीएसटी देना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी भी गुड्स मतलब सर्विस अगर कोई फॉरेनर से हम लेते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर जीएसटी के लिए फॉरेन जाएगा क्या कलेक्शन करने के लिए? हाँ सर, आप यहाँ पर वेस्ट बंगाल में बैठ के थाईलैंड से कोई सर्विस रिसीव कर रहे हो, या फिर आप वेस्ट बंगाल में बैठ के अफगानिस्तान से कोई सर्विस रिसीव कर रहे हो, या फिर रशिया से या चाइना से कोई सर्विस रिसीव कर रहे हो, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कंट्री में जाएगा कौन सप्लायर है ढूंढने? हाँ सर, आप लोग बात समझे कि नहीं समझे? तो दिस इज मोर लॉजिकल कि जब सप्लायर को ढूंढना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है, तो वो क्या बोलेगा, वो रिसिपेंट को पकड़ लेगा। और इसी को बोलते हैं सर
एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो फॉरेन में है, इसीलिए यहाँ पर बोला सर, इसीलिए यहाँ पर बोला एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो फॉरेन में है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो नॉर्मली अगर रिसिपिएंट के पास कोई डेटा नहीं मिलता तो इन दैट केस रूल क्या बताता है, सप्लायर का देखना पड़ेगा। सप्लायर यहाँ पर कौन माना गया, फॉरेनर माना गया, कोई फॉरेन कंट्री है जहां से हमें सर्विस इंडिया में मिला है। तो डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये डेट, बात को ध्यान से देखिएगा, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ सप्लाई अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस एंड डेट ऑफ एंट्री ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, डेट ऑफ एंट्री ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। इन दैट केस ये तीनों में से जो पहले होगा उसको माना जाएगा। मतलब बात को फिर से समझ लें सर, नॉर्मली ये रिवर्स चार्ज चल रहा है। इफ इट इज पॉसिबल नॉट टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई थ्रू अबव पैरामीटर्स, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी ये वाला, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगेन सप्लायर से तो कुछ काम नहीं बनेगा ना, रिसिपेंट का ही देखना पड़ेगा। डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस, जिस दिन पेमेंट हुआ है कुछ ना कहीं से तो पता चलेगा, एंड डेट ऑफ एंट्री इन द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट। तीनों में से पेमेंट तो मिलेगा, उसका तो बैंक में एंट्री रहेगा, कुछ मिले ना मिले तो वो वाला तीनों में जो पहले आएगा उसको लिया जाएगा। नॉर्मल केस में क्या था, डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट, डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस, ठीक है, और 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। समझ में आया सर? सर एग्जाम्पल करो, समझ में आ जाएगा और थोड़ा क्लियर आया। अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, इतना बता दो। प्रोविजन नॉर्मली समझ में आया कि नहीं आया सर? हाँ सर। ओके सर, देखो, determine the time of supply from the given information. Assume that service being supplied in is taxable under reverse charge. ये assume करके ही चालू करो सर। The supplier of service issues invoice for service provided. There is a dispute about amount payable and amount is delayed. Payment is delayed. बात May 4 का है। August 21 को क्या हो रहा है, पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विस, पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विस, उसको पेमेंट कब किया जा रहा है सप्लायर ऑफ सर्विस को, 21 अगस्त को। जब यहाँ पर रिसिपेंट पेमेंट करेगा ना, सप्लाई जो करेगा वो पेमेंट लेगा, तो कौन करेगा, रिसिपेंट करेगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं सर, हियर जुलाई 4, बात को ध्यान से सुनिए, जुलाई 4 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पर जुलाई 4 कहीं पर था ही नहीं जुलाई 4 कहीं था ही नहीं। Being the earliest of the two stipulated dates, namely date of payment and date of immediately following 60 days since issue of invoice. Invoice issue का डेट क्या है, May 4 है। तो May 4 से 60 डेज कितना दिन होता है, मतलब आपको 61st चाहिए तो May 4 से 61st काउंट कीजिए, आपको जुलाई 4 मिलेगा। काउंट करके देखिए ना, जुलाई 4 मिलता है कि नहीं है। जुलाई 4 और 21 अगस्त जो पहले है, जुलाई 4 और 21 अगस्त जो पहले है, यहाँ पर वही हुआ है। 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, ठीक है। अब 61st डे या तो डेट ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस। अब आप अगर मानो कि आप किसी फॉरेनर से कोई सर्विस ले रहे हो, जस्ट फील दैट आप किसी फॉरेनर से कोई सर्विस ले रहे हो इंडिया में बैठ के, ठीक है, इंडिया में बैठे हो और यूएसए से सर्विस आप कलेक्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ऑनलाइन के ज़माने में फॉरेन सर्विस लेना बहुत इजी हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ही हो जा रहा है, ऑनलाइन में बैठ के ही सर्विस हो जा रहा है, बहुत कुछ हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर इंडिया में हो, इंडिया से बैठ के आप यूके से हो या यूरोपियन नेशन से हो, आप सर्विस लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेमेंट कौन किसको करेगा, इंडिया वाले करेगा फॉरेनर को, इंडिया वाले ही करेगा ना सर फॉरेनर को। हाँ सर, पेमेंट इंडिया वाले ही फॉरेनर को करेगा। तो आपके लिए ये डेटा तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, ये वाला डेटा, डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस एंड 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इसको छोड़ो बिकॉज ये डेटा हमारे पास अभी नहीं है। डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस, ये डेटा करेंटली नहीं है। तो करेंटली हमारे पास ये दो डेटा तो है ना,
करेंटली दिस टू डेटा इज हियर, तो ये दो डेटा में से जो पहले डेटा होगा वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। हाँ, नाउ अगेन लुक एट द क्वेश्चन, determine the time of supply. The supplier of service issue invoice for the service provided. There is a dispute about amount payable and payment is delayed. तो इनवॉइस तो इशू हो गया May 4 को, May 4 से लेके आपका 61st डे आप काउंट करो, May 4 से 61st डे काउंट करो ना, हो गया टाइम आया सर। मई, जून, जुलाई, मई में 4 दिन अगर है तो 4 दिन से मई का कितना दिन का टाइम होता है सर? मई 30 डेज का होता है कि 31 डेज का? 30 डेज का होता है। 30 इससे 4 अगर चला भी जाए तो कितना होता है? 26। जून का कितना दिन है सर? ना 31st में 31st। ओ अच्छा, 31 होता है ना। है। मई, जून, अप्रैल में, हाँ 31st होगा, हाँ सही। 31st से 4 चले गए तो 27। जून का कितना हो जाएगा? पूरा जून, पूरा जून ही हो जाएगा। तो इधर 30 उधर 27, तो कितना हो गया सर? 57। 57 और जुलाई का, जुलाई का 57 तो 57 और हमें कितना चाहिए? 4 दिन, तो 4 दिन मतलब 4 जुलाई, तब ना जाके मेरा 61st डे हो रहा है। 60 डेज फ्रॉम एंड 61st डे, दोनों का फर्क समझना। हाँ, 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस एंड 61st डे, तो हमारे लिए ये वाला ज्यादा अच्छा रहता है। मुझे तो ये ज्यादा पसंद है कि 61st डे एंड 60 डेज फ्रॉम द इनवॉइस। आई लाइक दिस 61st डे, 61st डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो फिर 4 जुलाई। बोलो सर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे 4 जुलाई आया? इफ एनी डाउट आस्क मी। हाँ सर, ठीक है ना? हाँ सर। ओके सर। तो 21 अगस्त एंड 4 जुलाई हमारे लिए मेन जो डेटा था वो 21 अगस्त का था और 4 जुलाई का था, तो जो अर्लियर है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। थोड़ा सा आपको रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे। अच्छा, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। May 4, July 2। May 4 में क्या हो रहा है? A German company issues a email information its associated company ABC Limited of the cost of technical service provided to it। जर्मन का कंपनी कोई टेक्निकल सर्विस दिया था जिसको ईमेल कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है ईमेल करके 4 मई को। जुलाई 2 को एबीसी लिमिटेड ट्रांसफर द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ द जर्मन कंपनी। जुलाई को वो पेमेंट ट्रांसफर कर रहा है। आपको पूछ रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? कौन सा डेट होगा सर? May 4 से पहले तो 61st डे काउंट करो, 4 जुलाई हो जाएगा। हाँ सर, May 4 से जुलाई का अगेन वही तो होगा ना, मई तो वही है, 4 ही है, तो May 4 से 4 जुलाई हो जाएगा। तो 4 जुलाई और 2 जुलाई कौन सा अर्लियर है? 4 जुलाई और 2 जुलाई कौन सा अर्लियर है? July 2 is the earlier, as there is no prior entry in the amount of the books of account of ABC Limited. So July 2 will be the time of supply, being the date of payment in terms of second provision to section 13 subsection 3। क्लियर है ना सर? जुलाई 2 क्यों आंसर हुआ? समझ में आया कि नहीं? हेलो, हाँ सर। अच्छा देखो, जैसे हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में भी जब पढ़ाई कर रहे थे, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर भी हम लोगों ने वो भाउचर को देखे थे। द टर्म भाउचर हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन अंडर द हेडिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो याद है ना, हम लोग सोडेक्सो पढ़ाए थे, आप लोगों को याद है? सोडेक्सो भाउचर, कंपनी में लोग काम करते तो उसको भाउचर देते हैं और उस भाउचर को जब रिडीम करता है तब जाके उसको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। याद आ रहा है? एक सप्लाई ऐसा होता है कि अगर जूता का कूपन है तो फिर जूता जब मतलब पर्टिकुलर टाइम अगर बोल दिया तो टाइम के हिसाब से होगा, और अगर कुछ नहीं टाइम बोला है तो फिर जिस पर्टिकुलर टाइम पे रिडेम्पशन होगा उसी टाइम को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। याद आ रहा है क्या? हाँ सर, सर ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में पढ़े थे।
तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ vouchers that are exchangeable for service is stipulated as the date of issue of voucher if the supply is identifiable at that point or the date of redemption of the voucher in other cases. ये सेम पेस जैसे गुड्स में था वैसा ही सर्विस में भी है. Best Hospitality Services enters into agreement with Drive Marketing Limited, by which Drive Marketing Limited market Best Hospitality Services. Best Hospitality Services enters into agreement with the Drive Marketing Limited, by which Drive Marketing Limited market Best Hospitality Services, hotel rooms and sales coupons or vouchers, redeemable for a discount against stay in hotel. जैसे ओयो वगैरह का होता है ना, ओयो का फिर आपका क्या बोलते हैं, और एक जर्मन कंपनी है, नाम भूल गया मैं, ओयो जैसा ही है, बड़ा कंपनी है, जर्मन से भी मतलब ओयो से भी बड़ा कंपनी है, जो भी हो, तो ऐसे डिस्काउंट दे रहा है. तो सर्विस, होटल रूम्स एंड सेल कूपन्स और वाउचर्स रिडीमेबल फॉर ए डिस्काउंट अगेंस्ट स्टे इन होटल. अगर होटल में रहोगे तो उसी टाइम पे आप इसको कूपन को रिडीम कर सकते हो. तो एज द सप्लाई अगेंस्ट विच द वाउचर विल बी रिडीम्ड इज आइडेंटिफाइबल, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द वाउचर विल बी इज डेट ऑफ इशू. बिकॉज यहाँ पर ये पता चल गया कि ये तो सिर्फ होटल के यूज करने के लिए ही दिया है. तो अगर मतलब अगर आपको पता है कि किस पर्टिकुलर केस के लिए आपको वाउचर दिया जा रहा है, इफ यू नो दिस, देन इशू ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस को ही माना जाएगा. जिस डेट पे आपको वाउचर इशू किया था उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे. लेकिन अगर ये नहीं पता कि ये वाउचर किस पर्पस में यूज करना है, इफ दिस इज अनआइडेंटिफाइबल, तो इन दैट केस आप जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट में वाउचर को यूज करोगे तभी जाके आपको टाइम ऑफ सप्लाई पता चलेगा. दैट मीन्स आप समझ गए ना सर. आपको वाउचर मिला, सपोज आपको वाउचर मिला 500 का. अब ये वाउचर आपको कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये नहीं बोला. तो अगर ये नहीं पता तो जब यूज करोगे तभी उसका आपको टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे. लेकिन आपको वाउचर मिला और बोला कि जब होटल में रहोगे तभी मिलेगा, तो आपको यहाँ पर पता है कि होटल में ही इसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. तो आप यूज करो ना करो, टाइम ऑफ सप्लाई तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ था उसी दिन हो जाएगा. बात समझ में आया. ये मैंने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में भी बोला था. सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में और बेहतर तरीके से बोला गया था, और भी अच्छे से एग्जांपल के थ्रू से. ओके सर, ये लास्ट में क्या आ गया, ये लास्ट में आ गया द प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एज कंटेंट इन सेक्शन 13 आर समराइज्ड इन द डायग्राम. मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का पूरा का पूरा डायग्राम जो है पूरा एक साथ बोला गया है. एक बार याद करा दूं सर. चलो सर एक बार रिविजन हो जाए. Time of supply of service under forward charge when the invoice is issued within the time specified under section 31. Okay. Date of issue of invoice, date of recording of the payment of books of the account of the supplier, and date on which the payment is credited in the bank of the supplier, whichever is earlier. ये हो जाएगा time of supply of service. Time of supply of service under forward charge when the time of invoice is not issued within the time specified under section 31. अगर proper time पे नहीं होता, वही 30 days का जो time है, ठीक है. डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस से व्हेन द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31, मतलब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस से अगर ये 30 डेज के अंदर नहीं होता है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द पेमेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर, डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक ऑफ द सप्लायर. तो इन तीनों में से जो पहले होगा उसको लिया जाएगा डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बोल के. अब ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज में. फॉरवर्ड चार्ज में एक एक्सेप्शन भी था. If the above events are unascertainable, time of supply equals to date of receipt of service in the books of account of the recipient of supply. ठीक है. और क्या बात है सर, और क्या बात है. रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट था. द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, उसमें भी तीन कॉन्सेप्ट. डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द पेमेंट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस, एंड 61st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर. या फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स. अच्छा ये तो हो गया. इसके अंदर एक एक्सेप्शन था. इफ द अबव आर नॉट ascertainable, टाइम ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू डेट ऑफ एंट्री ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, है ना. ये तो हम लोग पढ़ के अभी हम लोग खत्म करके आए. और दूसरा एक था वाउचर्स एंड एक्सचेंजेबल फॉर सर्विस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर्स इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट, और अगर वाउचर आइडेंटिफाई नहीं होता है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इन अदर केसेस, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इन अदर केसेस. अभी हम लोग जो पढ़े उसका पूरा समरी है. आई डोंट नो आप लोग, आई होप समझ में आ गया हो. और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है सर, रेसिडुअल केस. ठीक है. रेसिडुअल केस, इफ ऑल द अबव डू नॉट वर्क फॉर ए सिचुएशंस and addition in the value by way of interest, late fee, penalty for delayed payment of consideration of service.
रेसिडुअल केस में क्या है कि इफ ऑल अबव डू नॉट वर्क फॉर अ सिचुएशंस, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वेयर अ पीरियडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न। पीरियडिकल रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना, जीएसटी रिटर्न, तो ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न को मानेगा, या फिर इन एनी अदर केस द डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड, जिस दिन टैक्स पे करेगा वो वाला डेट को मान लेगा। रेसिडुअल केस मतलब जब हर एक केस फेल हो जाता है टाइम डिटरमाइन करने में, तब उसको बोलते हैं रेसिडुअल केसेस। ये देखो, ये रेसिडुअल का सेक्शन 13 सबसेक्शन 5। If the situation is not covered by any provision discussed above, the time of supply is fixed under subsection 5, section 13 in the following. Date on which periodical return for the which period required to be filed, मतलब जिस दिन जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, और in any other case जिस दिन जीएसटी पे करेगा, डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड, उस दोनों डेट में से जो पहले होगा उस डेट को ले लेगा, कोई भी एक। समझ में आ रहा है सर? अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट को, तब जिस दिन रिटर्न देगा, या फिर जिस दिन रिटर्न फाइल करेगा, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल का डेट, या फिर जिस दिन टैक्स पे करेगा, वो दोनों डेट में से कोई भी एक डेट वो लोग काउंट कर सकता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। और एक पॉइंट है सर, इसको भी एक बार बता देना चाहिए ना, अच्छा पॉइंट है, enhancement of value of account of interest, enhancement of value on account of interest, late fee etc. for delayed payment of consideration। अगर आप डिलेड पेमेंट करते हो और उसके लिए आपको लेट फी या फिर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, द प्रोविजन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन आर द सेम फॉर गुड्स एंड सर्विस। सेम टू सेम है, गुड्स के लिए भी जो है, सर्विस के लिए भी वही है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 प्रिस्क्राइब दैट time of supply in case of addition in value of way of interest, late fee, penalty for delayed payment of consideration for a service is the date on which the supplier receives such addition in value। मतलब अगर जिस दिन सप्लायर उस एडिशन इन वैल्यू को रिसीव कर रहा है उसी डेट को मानेगा। ठीक है, सप्लायर जिस दिन उस वैल्यू एडिशन को रिसीव कर रहा है उसी डेट को मानेगा, मतलब डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। आप सप्लायर हो, आपको अगर पेनल्टी के कारण कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट की मतलब लेट पेमेंट कर रहा है रिसिपेंट, तो आपको ज्यादा अमाउंट बाद में दे रहा है, तो जिस दिन मिल रहा है उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए माना जाएगा। सर बोलो सर, ये रेसिडुअल का केस और एडिशन इन वैल्यू का केस, इन लेट पेमेंट वगैरह का समझ में आया कि नहीं? रेसिडुअल का केस और एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, डिलेड पेमेंट एटसेट्रा, ये दोनों पॉइंट समझ में आया? सर रेसिडुअल का एक बार बोल दो। रेसिडुअल मींस अगर इतना सारा केसेस हम लोग फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में देख के आए, हाँ इतना सारा केसेस हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज में देख के आए, मतलब या तो फॉरवर्ड चार्ज होगा तो इनमें से कोई भी तीनों में से एक, रिवर्स चार्ज होगा तो तीनों में से कोई भी एक, हाँ सर, एक्सचेंजेबल सर्विस या भाउचर होगा तो फिर दोनों में से कोई भी डिपेंड करेगा। लेकिन सर अगर ऊपर वाला किसी भी केस को फॉलो नहीं हो सकता, तो इन दैट केस पीरियडिकल रिटर्न, जीएसटी रिटर्न का डेट बताएंगे सर, आगे आगे रिटर्न फाइलिंग के बारे में जीएसटी रिटर्न का कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। तो जब पीरियडिकल रिटर्न का बात आएगा, तो वेयर ए पीरियडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न और इन एनी अदर केस डेट इन विच टैक्स इज पेड, जिस डेट में आप जीएसटी पे करने जाओगे उसी डेट को आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर इसी को यही को मानना पड़ेगा, लास्ट है यही तो है, और तो कुछ है नहीं, या तो रिटर्न फाइल का डेट या तो टैक्स पे करने का डेट। क्लियर? हाँ सर। सबको क्लियर? रोशनी, ज्योति, प्रिया, बोलो सर। है ना सर? प्रियोतमा? यस सर। यस सर। ओके सर, क्लियर है ना? ओके, मौसमी हो जाएगा जी, मौसमी? यस सर। ओके, तो बेसिकली यही था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जो हम लोगों से छूट चुका था बीच में एक बार। इट्स माय फॉल्ट कि मैं सोचा कि सब वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा दिया, तो मैंने ऐसा मान लिया कि मैंने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी पढ़ा दिया। फिर मुझे याद आया कि मुझे ये याद दिलाया कि सर आपने वो वाला गलती कर गए, तो इसलिए मैंने आज इसको पढ़ा दिया। सर अभी भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक डिटेल्स बताना है ना? जैसे मुझे चौथा ने बताया था सर आप सप्लाई के बारे, प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में भी थोड़े डिटेल्स बता दीजिएगा। ऐसे तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाया था, चौथा प्लेस ऑफ सप्लाई में भी मैंने बात किया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर डिटरमाइनिंग द राइट टैक्स टू बी चार्ज ऑन द इनवॉइस। प्लेस ऑफ सप्लाई में ऐसे डिटेल्स बात हुआ था, बट फिर भी एक बार प्लेस ऑफ सप्लाई में डिटेल्स बात होना चाहिए। फिर से एक बार मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ बात अभी बताता हूँ, और फिर मैं डिटेल्स में आपको सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई में भी मैं डिटेल्स एक रेडी किया, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग घर पे एक बार रीड करना,
मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल्स में एक बार बता दूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। प्लेस ऑफ सप्लाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बट आज मैं थोड़ा सा प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ बात कह के छोड़ता हूँ। देखो सर, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, एग्जाम्पल क्या है कि लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई, जीएसटी एप्लीकेबल। अगर मैं लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर के बारे में बात करूं तो अगर मानो कि रिसीवर भी महाराष्ट्र में है, सप्लाई भी महाराष्ट्र में हो रहा है, रिसीवर महाराष्ट्र में है बट सप्लायर केरला में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यूजुअली इन द केस ऑफ गुड्स द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड। गुड्स के केस में क्या है कि जहां गुड्स का सप्लाई हो रहा है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द प्लेस वेयर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स चेंजेस। ठीक जहां पर जाके गुड्स का ओनरशिप चेंज होता है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। व्हाट इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या होगा? इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द रिसिपेंट। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द रिसिपेंट। जहां पर गुड्स को रिसिपेंट रिसीव कर रहा है उस लोकेशन को मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सेल्स इन ए सुपरमार्केट, सुपरमार्केट के अंदर सेल चल रहा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द सुपरमार्केट इटसेल्फ। अगर सुपरमार्केट में सप्लाई चल रहा है तो सुपरमार्केट को ही हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर गुड्स दैट आर असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड will be the location where the installation is done। जहां पर इंस्टॉलेशन होगा उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। फॉर एग्जांपल ए सप्लायर लोकेटेड इन कोलकाता सप्लाइज मशीनरी टू द रिसिपेंट इन दिल्ली। सप्लायर कहाँ का है? कोलकाता का है। मशीनरी कहाँ जा रहा है सर? दिल्ली में जा रहा है। द मशीनरी इज इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री ऑफ द रिसिपेंट इन कानपुर, बट मशीनरी इंस्टॉल कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ। सप्लायर कोलकाता का है, मशीनरी सप्लाई किसको कर रहा है? दिल्ली वाले को कर रहा है। कलकत्ता वाले दिल्ली वाले को मशीन सप्लाई कर रहा है, पर दिल्ली वाले का प्लांट कहाँ है? जहां पर फैक्ट्री कहाँ है? कानपुर में। मशीन इंस्टॉल कहाँ होगा? कानपुर में। इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी विल बी कानपुर। बात समझ में आ रहा है सर? एकदम लॉजिक में चल रहा है। सिमिलरली प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस, जनरली द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस इज द लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपेंट। जहां पर रिसिपेंट सर्विस रिसीव करता है उसी को प्लेस ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। इन केस वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर को सर्विस दिया जा रहा है एंड देयर लोकेशन इज नॉट अवेलेबल इन द लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, और क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड को ढूंढना मुश्किल है, तो इन दैट केस their location is not available, the location of service provider will be the place of provision of service। अगर सर्विस रिसीवर अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो दिस इज वेरी ट्रबलसम फॉर द जीएसटी डिपार्टमेंट टू फाइंड आउट दैट अनरजिस्टर्ड डीलर। तो इन दैट केस जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके प्लेस को ही प्लेस ऑफ सर्विस माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग सर्विसेज, जैसे कि सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिटेल्स बात करेंगे। रेस्टोरेंट सर्विस, एडमिशन टू इवेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, टेलीकॉम सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज के केस में बैंक, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। इन केस ऑफ सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। जैसे एक एग्जांपल देखो, मिस्टर अनिल फ्रॉम दिल्ली प्रोवाइड इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस टू मिस्टर अजय मुंबई, द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन ऊटी। कहाँ दे रहा है सर? ऊटी में दे रहा है। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ऊटी जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। A registered taxpayers offers passenger transport service from Bangalore to Hampi। आई होप याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था पहले तो था मने पढ़ছে একটু। हाँ सर, बेसिक से चीज़। The passengers do not have GST registration, पैसेंजर का तो रजिस्ट्रेशन नहीं है। What will be the place of supply in this case? Then in this case Bangalore is the place of supply of service, the place of supply is the place where from departure takes place, that is Bangalore in this place। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो तो भी आपको प्लेस समझ में आ जाएगा। वैल्यू में तो बहुत बात की है, लेकिन सर प्लेस में मैं कुछ और बातें करूंगा, प्लेस में मैं कुछ और बातें करूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करते हैं सर, ठीक है। प्लेस पे मैं और कुछ बात करूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि सर टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, यस सर टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। सर जीएसटी तो কনজাম্পশন মানে ডেস্টিনেশন বেসড ট্যাক্স, তাহলে স্যার হাম্পিটা কেন হলো না? देख सर यहाँ पर वही तो एक्सेप्शनल है ना, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट हम्पी कैसे हो सकता है? तुम कस्टमर से कैसे चार्ज कर सकते हो? मतलब कस्टमर को कैसे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान सकते हो?
बिकॉज आप बात को समझो, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स ऑफर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्रॉम बैंगलोर टू हम्पी। बैंगलोर से हम्पी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। पैसेंजर्स जिसको ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, पैसेंजर्स, क्या उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है? प्लीज टेल मी, क्या पैसेंजर्स का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हाँ। है? हाँ सर। तो फिर अगर पैसेंजर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर इस केस में तो क्या होता कि रिसिपेंट को देना पड़ता, बट ये तो अनरजिस्टर्ड है। तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रिसिपेंट जहां पर रिसीव कर रहेगा, रिसिपेंट रिसीव कर रहा है हम्पी में, रिसिपेंट सप्लाई को रिसीव कर रहा है हम्पी में, बट वो तो अनरजिस्टर्ड है। तो फिर सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हम्पी को माने कि बैंगलोर को माने? बैंगलोर को। बैंगलोर। समझ में आया ना? लॉजिक क्यों बोला कि जब कुछ मिलता नहीं है तब तो आपको दूसरा वे समझना पड़ेगा। बिकॉज अब किस पैसेंजर को ढूंढने जाएगा? कौन से पैसेंजर को ढूंढने जाएगा आप बताओ? इज इट पॉसिबल? हाँ सर, हाँ सर। हम्पी में ढूंढने जाओगे? हाँ, चलो सर हम्पी घूमने जाते हैं। ये रहा हम्पी, बहुत सुंदर जगह है, कभी मौका मिले तो जरूर जाना। इतना अच्छा अच्छा हिस्टोरिकल, मतलब बहुत पुराना 2000-3000 ईयर्स पुराना पुराना मतलब मंदिर वगैरह है हम्पी में, जो सर देखोगे ना तो मतलब सीरियसली चौंक चौंक के रह जाओगे कि ये किष्किंधा, मतलब जो हमारा रामायण के टाइम का भी कुछ पॉइंट्स है आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे स्थापत्य है हम्पी में, मतलब सीरियसली आप सोचते रह जाओगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या? वो भी 2 to 3,000 पुराना पुराना डेटा, मतलब स्थापत्य। ये देखो ये किष्किंधा है। अरे वो रामायण में था ना सर, वो सुग्रीव का राजधानी। हाँ सर, सुग्रीव था ना हाँ सर, सर। सुग्रीव वाली उसका राजधानी किष्किंधा था ना। ये हम्पी किष्किंधा आसपास में ही है। अब इसका एग्जैक्ट प्रूवमेंट, क्योंकि डेटा अभी उतना किताब वगैरह तो नहीं है रामायण में जितना प्रूफ मिला है, लेकिन सर आज भी सब कुछ है। चलो सर बैंगलोर जाते हैं और बैंगलोर से हम्पी घूम के आते हैं, कोविड जाने दो। ठीक है। मुझे ये देख के ये एक चीज याद आ गया, उड़ीसा में ये उदयगिरी खंडगिरी है ना सर? हाँ सर। हाँ, वो भी ऐसे ही कुछ ऐसा ही कुछ देखने लायक है, स्पेशली उदयगिरी, है ना? हाँ। वो भी बहुत पुराना है। आरो ऊंचू सर। हाँ आरो ऊंचू। हाँ, उदयगिरी खंडगिरी, हाँ ये तो रिवर के सामने है, देख तो ये तो नदी के सामने बना हुआ है। ये तो नदी के सामने है उदयगिरी खंडगिरी, और पहाड़ के ऊपर में है। सर हम लोग रोज घूमने जाते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है? थोड़ा बहुत, कभी 5 मिनट कभी 2 मिनट पर घूमने जरूर जाते हैं। ओके सर, तो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। प्लेस के बारे में और डिटेल्स मैं कुछ बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर, आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा फिर नहीं तो। ओके सर, अब इसका नोट दिया हुआ है सर, प्लीज़ चैप्टर के एंड पे जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं एक बार दिखा दूं क्या? मैं एक एक लाइन पढ़ाता हूँ सर, मैं बस आप लोगों से इतना उम्मीद रखूंगा। मैं एमसीक्यू कुछ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। एमसीक्यू जिन लोगों का पैटर्न है, स्पेशली एमसीक्यू पैटर्न है, ठीक है, उनके लिए तो एमसीक्यू ही पूछेगा, बट फिर भी ब्रॉड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करो। इवन जिनका एमसीक्यू है उनको भी मैं बोलूंगा आप लोग भी ब्रॉड क्वेश्चन सॉल्व किया करो। क्यों जानते हो? बिकॉज अगर आप ब्रॉड क्वेश्चंस करोगे ना, आपको चैप्टर में ग्रिप आएगा और एक भी एमसीक्यू आपसे छूटेगा नहीं, गारंटी है सर। ठीक है, जैसे देख सकते हो ये नोट्स के नीचे आपको आंसर्स मिलेगा, इवन एमसीक्यू भी मिलेगा। ये देखो सर एमसीक्यू भी दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, देख पा रहे हैं सर आप लोग? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट टेस्ट योर नॉलेज। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को शेयर करता हूँ, वेरियस चैप्टर्स का मिला जुला के शेयर करता हूँ। आप लोग उसको भी प्रैक्टिस करो और ये सब क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। ऐसे प्रैक्टिस करने से ना बस एक बार गो थ्रू करो। और जिनको तो सब्जेक्टिव है, जैसे सीए में सब्जेक्टिव है, सीएमए का भी सब्जेक्टिव है, बट अभी पैटर्न ड्यू टू कोविड एंड ऑनलाइन एग्जाम के कारण सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पैटर्न है, पर ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहा है। और सीएस का तो सर एकदम ऑब्जेक्टिव ही है, पर आप सब्जेक्टिव नॉलेज रखोगे तो ऑब्जेक्टिव भी कर पाओगे। और सीए का क्या है ना, मिक्स्ड अप है सर, तो आप दोनों हिसाब से पढ़ते जाओ। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो सर आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में बात बढ़ते हैं। ठीक है सर, ओके।
टाटा রাখছি फिर सर। স্যার। ओके सर, टाटा। রাখছি দাদা। ओके, टाटा। बाय सर। बाय। बाय प्रिया, बाय।